चलिए, तो लिखिए बेटा चैप्टर 6 यूनिट 2। चलिए, तो टॉपिक का नाम है बेटा केंजियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ, क्योंकि भाई टॉपिक तो हमारा नेशनल इनकम ही है। तो अब जरा देखते हैं कि जब 1930 में 1930 में डिप्रेशन वाली सिचुएशन आई, ठीक है, तो उस डिप्रेशन से निकलने का कोई भी तरीका किसी को पता ही नहीं था। भाई कैसे उन चीजों को दूर किया जा सके, कैसे उन चीजों से बचा जा सके, इसके लिए कोई भी वहां पर तरीका नहीं था अवेलेबल। अब जब वहां पर किसी भी तरीके का चीज है ही नहीं, तो जैसे अभी कोरोना वाला सिचुएशन हुआ था, तो उससे पहले कोई चीज इस तरीके की हुई नहीं थी। तो फिर धीरे 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 उसके ऊपर काम किया गया। तो उस टाइम में जो तत्कालिक जो भी इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने एक ही बोला कि सरकार को भाई तुम अपने ऊपर लोड लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पैसों की व्यवस्था करी जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए ताकि इस स्थिति से उबरा जाए। ये काम किया गया। लेकिन 1936 आते आते वहां पर आ गए थे बेटा हमारे जेएम किंज भाई साहब। कौन आ गए थे? जेएम किंज। फिर वहां पर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का जब उन्होंने कंसेप्ट दिया, तो उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा। जैसे अगर हम इनकम की बात करते हैं, तो इनकम में अगर है तो कंजम्पशन भी होगा, इन्वेस्टमेंट की भी बात कर सकते हैं, सेविंग भी हमारा हो सकता है। तो उन्होंने बेसिकली तीन चीजों के ऊपर बेसिकली फोकस किया था, ताकि जो हमारा इनकम है उसमें से क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम सेव कर रहे हैं, और इसका मल्टीप्लायर कैसा होता है उसके बेसिस पर। और उसी को उन्होंने 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत बताया, और फिर उन्होंने यहां पर डिटर्मिनेशन किया था। तो इस टॉपिक के अंतर्गत बाकी चीजें तो हम जो करेंगे वो करेंगे, बस जितने फॉर्मूले आपको लास्ट में बताएंगे कि नेशनल इनकम निकालने का ये तरीका है, बस उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इस बार एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा था और वो था टैक्स वाला काम, ठीक है। तो अलग अलग स्टेप बाय हम सारे फॉर्मूले यहां पर करते ही जाएंगे, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा इतना लफड़ेबाज भी नहीं है, अगली क्लास में खत्म भी हो जाएगा। ये नेशनल इनकम में तो चलो 5 क्लासेज लगी भी हमारी, इसमें 2 ही क्लास में निपट जानी है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना। बट थोड़ा सा ग्राफ को देखना होगा, और जितने आपको यहां पर फॉर्मूले बनेंगे उन सभी को ध्यान में रखना है। तो ये जो 1936 में इन्होंने वो जो डेफिनेशन दिया, जिसके बेसिस पर जो है अभी तक ये हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी इस तरीके का डिप्रेशन वाली सिचुएशन आती है, डिप्रेशन का मतलब होता है बेटा बिजनेस की सबसे खराब स्थिति, इकोनॉमी की सबसे खराब स्थिति को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन का सिचुएशन। बिजनेस साइकिल जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये बात बताऊंगा ही मैं। तो उससे निकलने का तरीका इसी के माध्यम से मिलता है, इसलिए इसको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, अगर याद हो जब हमने लिखवाया था, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे?
कौन थे? और मैक्रो के? अच्छा, इकोनॉमिक्स के? डिसाइड कर लो। माइक्रो का एल्फ्रेड मार्शल, मैक्रो का जेएम किंज और इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ 1776 का याद रखो तो चलिए, सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन की बातें, कि भाई अगर हम लोग ये केंजियन थ्योरी की बात करें तो जो अभी हमने बताया था कि 1930 में हमारे पास डिप्रेशन वाली सिचुएशन हुई, तो उस टाइम में तुरंत जो है जो भी उस टाइम के इकोनॉमिक्स थे उन्होंने ये बस बोला था कि किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए और यहां पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। और तत्कालिक में गवर्नमेंट इंटरफेयर तभी कर सकता है, ओह, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहा है तो उसमें सिंपल सी बात है कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा रोजगार दो उतना लोगों को तब तक क्या होगा, मौका मिलेगा, मदद मिल पाएगा। तो वो काम करने की बातें हुई थी और फिर 1936 में जेएम किन साहब आए और अपना एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का कंसेप्ट दिया था और फिर उसके बाद ये बातें हुई है। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए लिख लेते हैं उसको, हेडिंग का नाम देकर के लिखिए बेटा, द ग्रेट डिप्रेशन of the 1930s was the greatest economic crisis the Western world has experienced। तो अगर कभी भी आपसे पूछेगा कि बताओ ग्रेट डिप्रेशन ईयर कब था, तो क्या बोलोगे बेटा? 1930s। कहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? वेस्टर्न कंट्रीज के अंतर्गत, वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा था। ठीक है, फिर कहता है बेटा द क्लासिकल economist of that time had no well developed theory that would explain persistent unemployment nor any policy prescriptions to solve the प्रॉब्लम। भाई अचानक से ये प्रॉब्लम आई है, इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और अचानक से ये अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लोगों के लिए तो दिक्कतें आएंगी। भाई उस टाइम के जो भी इकोनॉमिक्स थे उनके लिए तो प्रॉब्लम आए, तो उनका मेन फोकस किसके ऊपर होगा बेटा? कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या करना, कम करना। और इमीडिएट अगर एम्प्लॉयमेंट कोई भी कम कर सकता है तो वो कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। तो इंटरवीन किसको करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। यहां पर अगर इसको सुधार करना है, इसको सही करना है, तो वो सही करने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। फिर 1936 में आ गए हमारे जेएम किंज भाई साहब, और फिर उन्होंने, क्योंकि भाई 6 साल हो भी तो गए इन चीजों को, फिर वो सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसके बेसिस पर पॉलिसी बनाते हुए सारी चीजों का आकलन करते हुए 1936 में उन्होंने ये कंसेप्ट दिया और फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो लिखिएगा द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स
was revolutionized in 1936 with the publication of J.M. Kinch General Theory of Employment, Interest and Money। 1936 में उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया बेटा? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसी को आसान शब्दों में हम लोग कहते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसी को क्या नाम दे देते हम लोग? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। कि इसी के लिए नाम जाना था क्योंकि हमने क्या बोला? अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का तरीका, तो इसका मतलब रोजगार देने का काम। तो रोजगार देना ही मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। कि कैसे इन चीजों को, कैसे इन प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, उसके बारे में 1936 में। ये क्या लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट के बाद? कहां पर रे? NOR, नॉर। ठीक है बेटा। ना तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी थी, और ना कोई और भी तरीके से सॉल्व करने के लिए कोई भी पॉलिसी बना हुआ था। चल, तो ये तो हमारी एक कहानी हो गई। अब हमने आपको ये भी बोला कि ये जो हमारे पास कंसेप्ट आया, इसके बेसिस पर तीन चीजों से रिलेटेड, कि भाई कंजम्पशन, सेविंग और मल्टीप्लाई। और भी थे, लेकिन मेन जो काम हमारा था वो किसके बेसिस पर? कि भाई इनकम है तो उसमें से क्या कंजम्पशन होना चाहिए। अब 10 रुपया कमाओ, 50 रुपया खर्च थोड़ी नहीं कर सकते हो, नहीं हो सकता ना। तो आपको जो इनकम है उसमें से कैसे कंजम्पशन होगा, उसकी बेसिस पे बात करनी होगी। साथ ही साथ जो भी हमारे पास इनकम है उससे रिलेटेड सेविंग क्या है वो भी देखेंगे, और वो सेविंग को कैसे हम लोग इन्वेस्ट वगैरह करें ताकि वो क्या हो? बढ़ोतरी हो। कहते ना कि भैया 1 रुपए लगाएं तो 10 रुपए कब हो? तो वो कब होगा? बढ़ने पर ही होगा ना, डुबाने पे थोड़ी ना होगा। तो वो चीजें भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। उसी के बेसिस पर आपको क्या करना है? ये काम करना है। तो ये चीजें आपको यहां पर बेसिकली, तो कौन कौन सा? सबसे पहला कंजम्पशन टू इनकम, कंजम्पशन टू, कि भाई इनकम होगा तो उसके बेसिस पर कंजम्पशन। फिर दूसरा कौन सा बेटा? सेविंग। और तीसरा कौन सा? मल्टीप्लायर। और भी हो सकता है इसमें, एटसेट्रा लिख देते हैं, लेकिन उसमें ये सब बात की बात है। मेन जो फोकस हमारा है वो किसके ऊपर? कंजम्पशन, सेविंग और मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर से रिलेटेड क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो उससे रिलेटेड क्या बात करेंगे? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट तो तब होगा ना जब सेविंग हुआ होगा। अगर सेविंग ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटेड है। और अब ये जो हम लोग काम देखेंगे, ये जो हमने लिखा कि भाई कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, सेविंग की बात कर रहे हैं और मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक में काम नहीं चलेगा, इसको तीन अलग अलग बातों में देखना होगा। और नाम हमने लिया था पिछली क्लास में, एक बार हमने देखा था 2 सेक्टर मॉडल के बारे में। इसी तरीके से 3 सेक्टर मॉडल भी आएगा, और इसी तरीके से क्या आ जाएगा बेटा? 4 सेक्टर मॉडल भी आएगा। ये नहीं आएगा। और हर एक से रिलेटेड हमारा यहां पर डेफिनेशन भी होगा और फॉर्मूला भी बनेंगे। अच्छा, याद करो जब हमने सर्कुलर फ्लो बनाया था एक क्लास पहले, उसमें 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन से नाम आए थे? हाउस होल्ड और फर्म। तो 2 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत यही दो चीज आएंगे। एक तो आ जाएगा हमारा हाउस होल्ड, और एक कौन आएगा बेटा? फर्म्स। ये चीजें पहले तो तीनों में होंगे। यहां भी हाउस होल्ड और फर्म्स तो होगा ही होगा, हाउस होल्ड्स और फर्म यहां भी होगा, हाउस होल्ड्स और फर्म, फर्म्स यहां भी होगा।
लेकिन 3 सेक्टर मॉडल में एक और एंट्री आ जाती है जिसका नाम है बेटा सरकार, है कि नहीं? क्योंकि तुम कमाओ तो सही, कहीं ना कहीं टैक्स लेने के लिए उपस्थित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो तीसरा एंट्री मार गया, ये नहीं मार गया। और अगली क्लास है ना, अर्थात कल की क्लास से ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल बॉयज सिट टुगेदर, ठीक है? क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं तुम लोग फिर भेड़िया धसान बना रखे हो, तो हम अपने नियम का पालन करते हुए अपने रूल पे फिर वापस आते हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादा समय बचा नहीं है जहाँ पे टाइम को बर्बाद किया जा सके, ठीक है? अब एक तरीके से सोचो तो आखिरी पायदान पर है, क्योंकि 1 मार्च से आपका फॉर्म भरने का डेट है। 1 मार्च से 14 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है बेटा? तो इसलिए अब सोच लो कि आखिरी समय आ चुका है, तो अब इन चीज़ों को थोड़ा सा सुधारना है। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। क्या हुआ? हाँ मैं तो बोला हूँ ऑल, इधर क्या मतलब, इसको ऐसे करते तो ये इधर ऐसे घूमे इधर ही बोला मैंने ऑल गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों की तादाद कम है ना, तो इधर आ जाए। और बॉय थोड़े से लड़ाकू प्रवृत्ति के होते तो दूर दूर बैठा भी तो सकता हूँ उसको। अब जैसे हमारे 3 देखो, मौका मिलता है कि बतियाना शुरू कर देते हैं। अरे ये प्रकृति लड़कियों की होती है, अगर नहीं होता है तो देखो कभी विशाखा की तरफ। वंशिका नाम है या विशाखा नाम है? वंशिका नाम है ना? हाँ देखो कैसे बात करती है, खुशी दीदी हमारी कैसे बात करती है। दीदी आप भी, मत्ता साहब आप भी। चलो, लेकिन अब चलो बीच में एक एंट्री मार चुकी है, हम बात नहीं करने देगा। चलो तो कल से ये ध्यान रखना, सारी लड़कियां इधर बैठेंगे, लड़के उधर बैठेंगे। तो 3 सेक्टर मॉडल में अब कौन सा आ गया बेटा? गवर्नमेंट। तो चौथे में ये भी तो उछल के चला जाएगा गवर्नमेंट यहां भी, और साथ ही साथ यहां पर आ जाता है बेटा ROW। ROW हमने पिछली क्लास में नाम लिखवाया था, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी तो बात हो सकती है ना, क्योंकि आगे चल के इंजेक्शन की भी बात करेंगे, लीकेज की भी बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, तो उसके लिए भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को तो देखना पड़ेगा। तो 4 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत ये चारों चीज तो देख लिया। 2 में कौन कौन से? हाउस होल्ड और फॉर्म। 3 में कौन कौन से? हाउस होल्ड, फॉर्म के बाद गवर्नमेंट की एंट्री। और 4 में हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो याद रख लोगे ये तो एक छोटा सा काम है, इससे तो क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। तो ऊपर से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें देखो सिर्फ 4 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहली, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, या 1930s में क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन। पहला 2 क्वेश्चन हो गया। इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो किसके द्वारा दी गई? जेएम किंज के द्वारा। कब दी गई? 1936 में। और क्या दी गई? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो यही इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता। आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन सा होता है, 3 सेक्टर मॉडल में कौन होता है, या 4 सेक्टर मॉडल में कौन सा होता है, ये आपसे कतई नहीं पूछेगा। तो 1930 याद रखना है, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन याद रखना है, 1936 याद रखना है, जेएम किंज रखना है, और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी याद रखना है। इतना रख सकते हो याद? आप अगर चाहे तो उस लाइन को हाईलाइट कर लेना, ताकि याद रहे कि यही हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है। तुम चाहे बुक के क्वेश्चन, बाहर के क्वेश्चन करो या ना करो, जितना लिखवाते हैं और जो नोट करवाते हो उतना कर लेना, एग्जाम के 80+ क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं करोगे अगले अटेम्प्ट में सितंबर के लिए फिर मिलेंगे। सीधी बात, नो बकवास। हाँ भाई मैं ऐसा ही हूं। चलो भाई देखो, तुम्हारे मुंह पे मीठा मीठा बोल करके तुम्हारे सामने अच्छा बनो, इससे अच्छा है हम खराब ही हैं, बाद में अपने आप अच्छे लगने लग जाएंगे। सिंपल सी बात है। और हमेशा याद रखना, जो टीचर आपके मुंह पे बुरा बोल रहा होगा ना, हमेशा भला वही सोचता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चाहे वो पेरेंट्स हो या टीचर हो, जो आपके साथ जिंदगी में कभी भी मीठी मीठी बातें कर रहे हो तो समझ जाना पीठ पीछे छुरा लेके तैयार है वो। इस बात को हमेशा माइंड में रख लो, ठीक है? यही 3 लोग आपके दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्यार करते हैं, टीचर और पेरेंट्स। बाकी कोई निस्वार्थ भाव से नहीं होता है, सबके पीछे होता है कि क्या इनकम जनरेट हो सकता है हमारा।
मोटिव यही होता है। अब इस 37 साल की उम्र में इतना तो लोगों को झेल चुका हूं मैं, और खास करके पिछले 2 महीने में अच्छे से सबको पहचान गया हूं, इसलिए मेरा थोड़ा सा बदला बदला रवैया रहता है। मैं जल्दी किसी से बात भी नहीं करता हूं आजकल, क्योंकि आदमी को परखना भी थोड़ा सा जरूरी होता है ना जिंदगी में। तो थोड़ा सा 2 महीने में मैंने लोगों को यही परखने की कोशिश करी कि मैं एक बार देखता हूं कि अगर मैं मदद ना करूं तो मेरे साथ कौन खड़ा रहता है। जैसे कभी कोई कुछ बोलता था, मैं हमेशा तैयार रहता था जिससे भी हो। इस बीच में थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर कंट्रोल, और मैंने 1 जनवरी को ये स्टेटस भी डाला था कि नए साल में नए बदलाव के साथ में मिलूंगा। मैंने 1 जनवरी को ही ये स्टेटस लगाया था, और उसी दिन से मैंने ये अप्लाई शुरू करा है। और मैंने देखा धीरे धीरे वो सारे लोग निकलते चले गए जो हमसे स्वार्थ के लिए जुड़े थे, और अब मस्ती में जी रहा हूं। कम से कम टेंशन तो नहीं रह रहा है कि नहीं भाई। देखो 2-4 लाख का नुकसान हो जाए मंजूर है, लेकिन स्वार्थी लोग साथ में नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा सुकून वाला है कि नहीं। तो मैंने जिसके पास जो था मैंने त्याग दिया। मैंने बोला मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन मेरे सामने आना भी नहीं। चलो चलो, तो अब जरा 2 सेक्टर मॉडल का पहले काम कर ले। पहले भी बताया हुआ था, लेकिन वहां पर बस ओरली हमने ओरली हल्का हिंट्स हमने दे दिया था कि क्या क्या होता है 2 सेक्टर मॉडल में, क्या क्या होता है 3 सेक्टर में। लेकिन मनी फ्लो से रिलेटेड बात तो नहीं करी थी ना हमने, कि भाई रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो वगैरह क्या है, ये सब तो बात करी नहीं थी। सिर्फ हमने दिखाया था कि भाई ये फैक्टर सर्विस गया, इसके बिहाफ में फैक्टर इनकम मिला, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमको काम था वहां पर। उसी तरीके से गुड्स और सर्विसेज मिला, उसके बिहाफ में हमारा पेमेंट वहां पर गया। इतना ही नॉर्मली करे थे। इसी को अब थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन यहां पर कर लेते, क्योंकि उनका कंसेप्ट ही था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो मनी से रिलेटेड थोड़ी सी बात तो करनी पड़ेगी। तो चलिएगा जरा लिखते हैं बेटा, सर्कुलर फ्लो in a simple 2 sector model. सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल 2 सेक्टर मॉडल। तो 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन सा आ रहा था भाई? हाउस होल्ड और, तो पहले भी ग्राफ बनाए ही थे, एज इट इज वैसा ही लिख रहा हूं। यहां पर लिख लिया हमने हाउस होल्ड, और यहां पर लिख लिया हमने फर्म्स। एक तरफ क्या हो गया हमारा हाउस होल्ड्स, और एक तरफ हमारा क्या हो गया भाई? एक में बता, अगर मार्केट में फर्म आया है तो पहले उसको हाउस होल्ड का जरूरत होगा या नहीं होगा? बिना हाउस होल्ड के मदद के तो वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो हाउस होल्ड की तरफ से क्या मदद? तो भाई मैं तुम्हें अपना जगह जमीन दे सकता हूं काम करने के लिए, मैं तुम्हें लेबर का सप्लाई कर सकता हूं, कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो वो भी कर सकते हैं, और मैनेजमेंट का भी पार्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो वही हमारा 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था ना बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल और, तो इसी को क्या नाम दिया गया था यहां पर? फैक्टर सर्विसेज। क्या नाम दिया गया था इसको? तो ये हाउस होल्ड भाई साहब यहां से क्या दे देंगे इसको? फैक्टर सर्विस। क्या दे देंगे? फैक्टर सर्विस। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एलएलसी। ई का मतलब हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब ये जो है कम चिरकुट तो है नहीं, फ्री में तो हम कुछ देंगे नहीं भाई। अगर हमने मेहनत करी है, अगर हमने पैसे लगाए, अगर हमने कुछ खर्च किया है, तो रिटर्न चाहिए, ये नहीं चाहिए। अभी अभी ने बोला था दुनिया में कोई भी निस्वार्थ नहीं होता 3 लोगों को छोड़कर, है कि नहीं? नहीं, स्वार्थी हम लोग भी हैं, लेकिन हम आपसे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। घर वाले भी स्वार्थी हैं कि कुछ बन जाओगे तो बुढ़ापे में उनका सहारा होगे। ये कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला स्वार्थ तो नहीं होता है भाई। मुझे आपका रिजल्ट चाहिए, इसमें कौन सा नुकसान आपका? और अच्छा है ना, है कि नहीं? तो अगर अब इसने फैक्टर सर्विस दिया तो इसके बिहाफ में क्या रिटर्न मिलेगा बेटा? फैक्टर इनकम। तो फर्म इसको क्या दे देगा? पेमेंट देगा। और ये हाउस होल्ड के लिए क्या होगा बेटा? इनकम होगा। तो इसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या नाम देंगे इसको बेटा? फैक्टर पेमेंट। और लैंड के ऊपर
रेंट, लेबर को इंटरेस्ट, वाह, लेबर को वेजेज, और कैपिटल पे वेजेज ना बेटा, कैपिटल पे, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट का हिस्सा। तो भाई फैक्टर सर्विस आपने दिया और उसके बिहाफ में आपको क्या मिला, फैक्टर पेमेंट्स। अब आपने काम धंधा कर लिया, सब कुछ गुड्स का प्रोडक्शन हो गया होगा, तो अब जब सामान आपने बनाया फिर आप ही उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो इसमें फर्म से हाउस होल्ड को क्या मिलेगा बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके बिहाफ में हाउस होल्ड के पास से पैसा जाएगा या नहीं जाएगा बेटा, और फर्म को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको क्या, हमने गुड्स कंज्यूम किया ना, उसके लिए खर्चा हुआ ना, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसको नाम दे देंगे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या नाम हो गया हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो 4 स्टेप में बढ़े हैं। पहला स्टेप फैक्टर सर्विस, दूसरा फैक्टर पेमेंट, तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज, और चौथा, अब देख रहे हो पहला वाला कौन सा था, मतलब हम सामान के साथ आपके साथ है, पैसों का लेन देन नहीं है हमारा, अभी तो यही नॉर्मल है। तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस दे रहा, पेमेंट का कोई लेना देना। तो इन दोनों का नेचर एक जैसा नहीं लग रहा है ना। फैक्टर पेमेंट्स, माल पानी का आदान प्रदान, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें भी माल पानी का एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों का नेचर एक जैसा नहीं लग रहा है। तो इसी को हम लोग यहां पर 2 अलग अलग नाम से जानेंगे, लिखिएगा जरा, फैक्टर सर्विसेज प्लस गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में एक ही तरीके का आदान प्रदान। इसको हम लोग कहते हैं बेटा रियल फ्लो। इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, क्योंकि यहां पर पैसों का कोई बात नहीं हुआ है भाई। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसे दोस्त मिलते हैं ना, भाई तुम्हारे लिए जान हाजिर है पैसों को छोड़कर, कहते हैं नहीं कहते, हम तुम्हारे साथ हैं, हर स्थिति में साथ हैं, पैसे मत मांगना, उसमें हम तुमसे मांग लेंगे वापस, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, रियल फ्लो, है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी लेंगे कि देख भाई मेरे पास टाइम नहीं है, पैसों की जरूरत तो बता देना, ऐसा भी होता है, ये नहीं होता, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, मनी फ्लो। तो बाकी 2 कौन से बच गया, फैक्टर पेमेंट्स प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब आगे याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी मैं रियल फ्लो या मनी फ्लो लिख दूंगा तो समझ जाओगे क्या मतलब है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया तीसरा, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया, ओके। तो फर्स्ट और थर्ड मिला के क्या हो गया हमारा, रियल फ्लो। सेकेंड और फोर्थ मिला के क्या हो गया हमारा बेटा, मनी फ्लो। ओके, यहां तक टिप प्लीज। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी नहीं, बट याद रखने लायक अगर बातें हैं तो ये दोनों चीजें, रियल फ्लो और मनी फ्लो का। चलिए, अब अगर इस सर्कुलर फ्लो की बात करें तो कहता है, लिखिएगा, द सर्कुलर फ्लो मॉडल demonstrates how money moves through society money flow from
प्रोड्यूसर्स टू वर्कर्स, फैक्टर पेमेंट के रूप में क्या आ रहा है, फर्म ने दे रहा है भाई, तो प्रोड्यूसर की तरफ से किसको मिल रहा है, वर्कर्स को। भाई हमने जो लेबर शब्द यूज किया है तो क्या हो रहा है, तो प्रोड्यूसर टू वर्कर्स एज किस रूप में, वेजेज एंड फ्लोज बैक टू प्रोड्यूसर्स एज पेमेंट फॉर प्रोडक्ट्स। भाई जो हमने गुड्स और सर्विसेज लिखा है उसके ब्याप में वापस भी मिल गया या नहीं मिल गया, तो कहावत क्या हो गई, एक हाथ से ले और दूसरी हाथ से चलता रहा चक्कर या नहीं, और ये लगातार क्या होता जाएगा, चक्कर चलता रहेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम बेकरी की ले लेते हैं, तो बेकरी में कोई वर्कर्स काम कर रहा है तो बिस्किट वगैरह बना रहा होगा, है कि नहीं, और बाद में वही बिस्किट खरीद के कंज्यूम भी कर रहा है। तो पहले बेकरी में काम करके उससे क्या लिया, पैसा ले लिया, और फिर बिस्किट खरीद के वापस उसी को पैसा कर रहा है। तो क्या हो गया बेटा, सर्कुलर फ्लो हुआ या नहीं हुआ। जैसे आज हम आपसे पैसे वसूल रहे हैं पढ़ाने के, बाद में आप सीए बन जाएंगे, इनकम टैक्स का पैसा हम ही से वापस लेंगे या नहीं लेंगे। भले ही हमारी इनकम उतनी होगी नहीं कि भाई टैक्स भरना पड़े, है कि नहीं, सरकार हमारे लिए ही तो सोचती है। नहीं, जैसे सैलरी हमारी हो गई 1 लाख रुपए तो एडजस्ट 12 लाख का छूट दिया है, टेंशन ही खत्म, अब एक्चुअल इनकम दिखा सकता हूं। इनकम वही होता है जो भाई चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर के रूप में मिले, कैश कौन सा इनकम, वो तो मोह माया है कि नहीं। यो तो सर्कुलर फ्लो चला गया कि ये क्या होगा बेटा, कि पहले हमारे पास प्रोड्यूसर से किसके पास आ गया, सोसाइटी के पास, जो इंडिविजुअल्स हैं उसके पास, हाउस होल्ड के पास, और फिर हाउस होल्ड से कहां पे चले गए वापस बेटा, प्रोड्यूसर्स के पास। बेटा एक चीज याद रखना, दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला था जितना इनकम होगा खर्चा मैक्सिमम उतना ही कर सकते हैं। अभी मैं सेविंग की कंसेप्ट भूल जाता हूं, तो अभी तुम सिंपल सी बात क्या रखेंगे कि भाई जितना इनकम हुआ है उतना ही हमारा क्या होगा। तो इसका मतलब जो फैक्टर पेमेंट है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, होना चाहिए ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना कंज्यूम करेंगे। चलिए, और साथ ही साथ ये जो हमारा फैक्टर पेमेंट्स है इसी को हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि औकात तो वही रहेगा। हमने टोटल बोला कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वही होगा, वही तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या बोला था, टोटल वैल्यू कितना है, तो वो किसके बराबर होगा, फैक्टर पेमेंट्स के बराबर। ओके, तो ये हमने किसके अंतर्गत देख लिया बेटा, सर्कुलर फ्लो के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, टू सेक्टर मॉडल। लेकिन अगर इससे बात बन जाती तो बात ही क्या थी। अब कुछ छोटे छोटे पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं जिसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट कहते हैं, और फिर उसके बाद आराम से काम किया जाएगा। अब एक एक चीजों को बार बार देखना पड़ेगा ना कि कंजम्पशन क्या है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट का है, मल्टीप्लायर का होता है। अब इसी में एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, फलाना ढिमका करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होते हैं। लिखिएगा बेटा, सम इंपॉर्टेंट basic concepts and functions। some important basic concepts and functions। और इसमें सबसे पहला जो नाम है, जैसे हम लोग शुरू से नंबरिंग करते हुए आ रहे हैं, इसमें भी करता जाता हूं 1 2 3 इस तरीके से, एग्रीगेट डिमांड। बेटा एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, याद है ना, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो में लिखवाया हुआ था, एग्रीगेट या टोटल की बातें। तो भाई अगर हम मैक्रो के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो सिर्फ डिमांड की तो बात कर ही नहीं सकते, ये बात तो फैक्ट है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डिमांड के बारे में तो बात नहीं होगी ना। जब भी बात होगी तो किससे रिलेटेड,
एग्रीगेट से रिलेटेड, जब भी हम बात करेंगे तो किससे रिलेटेड, एग्रीगेट से रिलेटेड। तो यहां भी जो हमारा कंसेप्ट आया है, किसको आया है बेटा, एग्रीगेट डिमांड। अब ये एग्रीगेट डिमांड है क्या, तो जरा गौर से हमारी बातों को समझना। और देखो हमेशा एग्जाम्पल ना अपने परिवार से रिलेटेड लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भाई बाबूजी कमाते हैं, नॉर्मली कुछ ना कुछ इनकम होगी, सैलरी होगी। कभी ऐसा हुआ है कि तुम घर पहुंचो, बोलो कि आज 20,000 रुपए देना, उड़ाना है, तुम्हें परमानेंट उड़ा देंगे। एक बार नहीं हो ना तो भावनाओं में बह के देख लेना, ए पापा 20,000 दो, आज दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। बेटा ऐसा इलाज हो जाएगा कि दोस्तों को फोन करके बोलोगे बेटा आ जाना मिलने के लिए, हॉस्पिटल में है कि नहीं। क्या हुआ, तो और कुछ नहीं, सीढ़ी से फिसल गए, टांग टूट गई। ये नहीं बोलोगे कि पापा ने ऐसा विकेट मारा कि टंगड़ीजा तोड़ दिया। इंपैक्ट होगा। ऐसा क्यों भाई, देखो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि बच्चे खुश ना रहे, हमेशा चाहते खुश ना रहे, लेकिन उसके जगह पे बाप का गुर्दा बेचना पड़े तो ये स्थिति तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई घर की एक कुछ ना कुछ बजट होगी, एक कुछ ना कुछ प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा कि ये खर्चा यहां जाना है, ये खर्चा यहां जाना है, ये खर्चा यहां जाना है। फिर इसमें से ये जो हमारे थोड़े बहुत बचे हैं उसमें से कुछ अगर तुम मांगो तो मिल जाएगा। तो सब चीजों का अलग अलग डिमांड है, उसके बेसिस पर हम टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमने प्लान्ड एक्सपेंडिचर करा हुआ है वही एग्रीगेट डिमांड होगा या नहीं होगा। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड का एक और नाम पड़ जाता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम सोच समझ के करेंगे ना कि किस जगह पे कौन से कितना खर्च करना है। जैसे हमेशा एक बात याद रखिएगा कि किसी भी पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना, जो आपने उसकी पढ़ाई के लिए मतलब उसके स्कूल फीस के लिए आप अपना एक प्रोपोर्शन रखते होंगे कि भाई हमको इतना जो है उसका मंथली स्कूल का फीस देना है, उसके 70% खर्च पर इस बच्चों को स्कूल में देना चाहिए। जैसे अगर मैंने मान के चला कि भाई 10,000 रुपए अपने बच्चों के मंथली पढ़ाई के ऊपर खर्च करना है, तो मैं उसको ऐसे स्कूल में दूं जहां के फीस जो है ना 7,000 से ज्यादा ना हो। उसका रीजन होता है, मान लीजिए हमने बोला कि नहीं बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें कोई कमी नहीं रखनी, अपनी औकात से बढ़ के स्कूल में दे दे। अब ऐसे स्कूल में दे दे जहां पर 20,000 फीस है, हमारी औकात कितनी थी 10,000। मैं कहीं ना कहीं से अपनी पेट काट करके तो वो पूरा करूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन वो बच्चे जब स्कूल जाएंगे देखेंगे सामने वाले के मम्मी पापा BMW से आ रहे हैं, ऑडी से आ रहे हैं, बच्चे आईफोन रख रहे हैं। सामने वाला बच्चा भी अपने साथ वही डिमांड चाहेगा ही नहीं चाहेगा, और वही बच्चा आगे चल के पता है माँ बाप को क्या बोलता है, जब औकात नहीं थी तो हमारे साथ ऐसा किया क्यों। ये फैक्ट है, यही फैक्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बच्चा मुंह पे जवाब दे देता है, वो इसीलिए देता है आप उस लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाते हो। आपको अपने उस एग्रीगेट डिमांड को देखना पड़ेगा, आपको अपने उस प्लान्ड एक्सपेंडिचर को समझना पड़ेगा कि हम अपने उस औकात से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर हम उस औकात से बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए एक गड्ढा जरूर खोद रहे हैं, और वो गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। भाई मान लीजिए तुमने अपने बजट से ज्यादा खर्च कर दिया, अगली बार पहले जो खर्चा तुमने किया था उसको मैनेज करने के लिए और इनकम का पोर्शन चला गया, अगली बार आपके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कम हो जाएगा। इसी तरीके से वो बढ़ता बढ़ता एक समय ऐसा आएगा कि कर्ज के डूबे रहोगे, स्थिति गड़बड़ होगी या नहीं होगी। तो इसलिए हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसी को क्या बोला जाता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आपको सोच समझ के सारा काम करना चाहिए। जैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई भी आप रेंट वगैरह पे घर लेते हो, आपको अपनी इनकम के मैक्सिमम 15 से 20% खर्च करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। भाई 1 लाख रुपए सैलरी, हम 30,000 का रेंट ले लेंगे क्या, क्यों ले, दिखाने के चक्कर में हम खुद बर्बाद हो जाए क्या। इससे अच्छा 10,000 का रेंट ले, 20,000 बचा के रखे कि और हमारा आगे काम आएगा। तो ये हमारा यहां पर प्लानिंग हो सकता है, इसलिए इसको क्या हमने बोला बेटा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो लिख लीजिएगा, एग्रीगेट डिमांड is also known as planned expenditure। लेकिन इसी का जो इकोनॉमिक नाम है ना बेटा, उसको कहते हैं एक्स आंटे। क्या बोलते हैं इसको, तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में एक्स आंटे।
ये इकोनॉमिक नाम, जैसे कहते हैं ना ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, तो एक्स आंटे के नाम से जानते हैं, आंटी नहीं, एक्स आंटे। हाँ एक गाना नहीं है, पता नहीं कैसन कैसन तो गाना बनता है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को हम लोग किस नाम से भी जानेंगे बेटा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक नाम क्या है उसका बेटा, एक्स आंटे, ठीक है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में एक्स आंटे नाम से ही दिया जाए, तो समझ जाना कि ये किसकी बातें कर रहा है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा है। कहता है एग्रीगेट डिमांड हैज टू कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड में कितने कंपोनेंट्स होंगे बेटा, पहला एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। किसके लिए आएगा बेटा, कंज्यूमर गुड्स के लिए। और दूसरा एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, है ना भाई। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, हम प्लांट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजें ना, सैलरी इतनी है तो इतना खर्च करो और इतना बचा लो। इन्वेस्टमेंट तो तभी होगा ना जब सेविंग होगा। तो इतना कमाए हैं तो इतना उसमें क्या करना है, खर्च करना है, और इतना हमें बचाना है। तो भाई एक हो गया कंज्यूमर गुड्स और एक हमारा कौन सा हो गया, इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो अगर आपसे कभी भी पूछेगा कि बताओ एग्रीगेट डिमांड में कितने कंपोनेंट्स, कौन कौन, और इन्वेस्टमेंट, इसीलिए एडी का फॉर्मूला लिखा जाता है सी प्लस आई। तो लिख लीजिएगा बेटा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी बराबर क्या होगा, सी प्लस आई। ये जो आई है ना बेटा, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे अगर आज 50 किया तो अगली बार और 50, फिर अगली और 50, हर बार क्या होगा, सेम रहेगा, ये नहीं रहेगा, हर बार क्या रहेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं बेटा कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। और जब भी हम कोई भी काम देखते हैं तो हमेशा शॉर्ट रन की बात करते हैं, क्योंकि उसमें सम फैक्टर्स फिक्स्ड और सम क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम जो भी कोई काम देखेंगे हमेशा किसका देखेंगे, शॉर्ट रन। तो आई का मतलब लिख लीजिएगा बेटा, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट रन, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट रन। ओके बेटा, क्लास लास्ट वाली ही मजा आता है, उसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता ना। मतलब वही है, अभी जो है टॉपिक हमने शुरू नहीं किया, 45-46 मिनट हो गया, बता अभी टॉपिक स्टार्ट भी ना करा है। चलो जी, अब ये जो हमने लिखा है कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो सबसे पहले अब हमको देखना पड़ेगा कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा बेसिक कंसेप्ट्स एंड फंक्शंस। तो इससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो यहीं पर निपटा लिया जाए, चाहे वो कंजम्पशन से हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। ओके, तो ये जो पहला का ए पॉइंट हमारा है, उस ए पॉइंट को लिखते हैं हम लोग कंजम्पशन फंक्शन।
बेटा फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन डिपेंड्स अपॉन। याद है ना, फंक्शन का मतलब क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन। कैसा रिलेशन है? तो कंजम्पशन किससे रिलेशन होगा बेटा? इनकम से ही ना। जिंदगी से प्यार नहीं है बेटा? चलो, द लोगो बेटा, द कंजम्पशन फंक्शन सोज द। आवाज आ गई? बुर्बक, हम कब गुस्सा होते हैं? सबसे ज्यादा तो मैं ही हंसता रहता हूं, बताओ। बदनाम कर रखा है सबने। द कंजम्पशन फंक्शन सोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन corresponding to each level of इनकम। यही बात तो हमने समझाया था कि भाई जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाएगा, कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इनकम इंक्रीजेज, डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स आल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और इनकम कम होगा तो कंजम्पशन भी। तो क्या यहां पर लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई? इनकम को किस से डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं ना। तो C बराबर एफ ऑफ, अर्थात कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन। तो लिख लीजिए इसका मतलब कंजम्पशन, बेटा बातचीत ना करो, इज द फंक्शन ऑफ या डिपेंड्स अपॉन इनकम। इसका आसान शब्दों में मतलब यही हुआ ना कि जो हमारा कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? इनकम।
लेकिन याद करो, हमने एक एसेंशियल गुड्स नाम की चीज बताई थी। इनकम का फर्क नहीं पड़ता, रहे ना रहे, जो जरूरत की चीजें हैं वो तो करनी ही पड़ेगी ना। तो इसका मतलब चाहे आपका इनकम हो या ना हो, एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा या नहीं होगा। तो जो हमारा इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन अब हमारा बन जाएगा C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। अबे क्यों, तो रुक जा, क्यों बिना कुछ बताए आगे बढ़ाऊं मैं? ये C बराबर क्या लिखा हमने, A प्लस बी वाई। हमने क्या बोला, इनकम हो या ना हो, खर्चा तुम्हारा होना ही होना है। तो उसको हम लोग एक तरीके से ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। ये ए हमारा वही शो कर रहा है, अगर इनकम जीरो हो जाए तो बी वाला पोर्शन जीरो। सी बराबर क्या हो गया, ए ना, कि कम से कम इतना तो आपका खर्चा भैया होगा ही होगा। तो ए हमारा हो जाएगा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। और फिर बी के साथ वाई लगाए, वो हो गया हमारा मल्टीप्लायर। जितना जितना इनकम बढ़ता रहेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ही ज्यादा बढ़ता भी रहेगा। तो इसलिए अगर कंजम्पशन फंक्शन कभी भी बोले तो क्या लिखोगे, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। क्योंकि याद है ना, हमने लिखा था शॉर्ट रन की बात करते, क्योंकि सम आर फिक्स्ड एंड सम आर, ए हमारा क्या है, फिक्स्ड है ना, कांस्टेंट है ना, कि इतना तो खर्चा आपका होना ही होना है, चाहे आपका इनकम हो या ना हो। भाई 2 टाइम का भोजन तो करोगे, उसमें तो कटौती नहीं कर सकते, भले ही कम खाएं लेकिन खाना तो पड़ेगा ना भाई। तो उसके लिए एक्सपेंडिचर होगा या नहीं होगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा उसमें वेराइटीज बढ़ती चली जाएगी। ओके, चलिए यहां फॉर्मूला टेप प्लीज। तो यहां ए का मतलब क्या हो गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। और ये जो बी है इसको कहते हैं बेटा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। और इसका तरीका होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अच्छा एक वो बताओ, 3rd चैप्टर तो कुछ बच्चों ने पढ़ा है, इसमें मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी, लिखते थे ना। मतलब अगर चेंज इन वाला बात है तो वो मार्जिनल को शो करता है या नहीं करता, और यहां तो कंजम्पशन से रिलेटेड है। तो यही भाई साहब हमारा कहलाते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाम लिख लेना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी को क्या नाम दे दिया बेटा हमने, एमपीसी। तो फॉर्मूला में क्या क्या चीजें है, वाई, वाई का मतलब इनकम होता है, ये लिखने की तो जरूरत ना है ना। नहीं अब कुछ भरोसा है, बाद में बोलोगे सर ये क्या लिखा था समझ नहीं आया। भरोसा नहीं है, वाई क्या हो गया हमारा, इनकम हो गया। होगा वहां। तो अब छोटू सा ग्राफ बना ले बेटा। चलिए अब आप लोग कहते हैं तो आपकी बातों को तो मैं टाल नहीं सकता ना, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते। ये हो गया बेटा हमारा इनकम, और ये हो गया हमारा कंजम्पशन, और ये हमारा हो गया कंजम्पशन कर्व।
कर्व का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा? a प्लस बी वाई। ये जो यहां से यहां तक है इसी को क्या नाम देंगे हम लोग? क्योंकि देख रहे हो इनकम का लेवल कितना, 0 ना, फिर भी इतना कंजम्पशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? और ये है हमारा b अर्थात स्लोप। ये हमारा क्या है? b है अर्थात स्लोप है। ओके या ए का नाम क्या लिख सकते हैं बेटवा? अरे बुर्बक, वो तो एकदम किताबी लैंग्वेज हुआ ना, समझने के लिए। कंजम्पशन व्हेन इनकम इज शून्य, है कि नहीं? हर समय किताबी लैंग्वेज थोड़ी ना काम करेंगे। वो तो समझ गए कि ऑटोनोमस हो गया कि भाई फिक्स्ड कंजम्पशन है, तो वो जहां पे लिखे तो दिखाए ना हम कि यहां पर इनकम क्या था हमारा? 0 था ना, लेकिन फिर भी हमारा कंजम्पशन यहां है या नहीं? तो 0 इनकम पे जो कंजम्पशन होता है उसी को ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, या कंजम्पशन व्हेन इनकम 0 के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि ऑटोनोमस क्या होता है, या ऑटोनोमस कंजम्पशन के टाइम पे हमारी इनकम कितनी होगी। ओके, जैसे मैं सुबह में एक ऐसे ही क्वेश्चन देख रहा था, फिजिक्स का क्वेश्चन था कि हाँ, कि एक भालू जो है कुछ हाइट पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उस हाइट से वो नीचे गिरा, गिरने में उसको टाइम लगा 0.7 सेकेंड। तो बताइए भालू का कलर कैसा होगा? एक भालू छत पे बैठा हुआ है, मान लो सुनो, एक भालू छत पे बैठा हुआ है और उसकी एक छत की हाइट होगी कुछ ना कुछ। भालू वहां से जमीन पे गिरा, गिरने में उसको टाइम लगा 0.7 सेकेंड। तो बताओ भालू की कलर क्या है? और उसने निकाला और भालू की कलर व्हाइट निकली। बेटा यही तो फिजिक्स है। देखो वहां पर फॉर्मूला लगाया गया, ठीक है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाया गया। ग्रेविटेशन के फॉर्मूले के अनुसार उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 1, अगर वो नॉर्मल स्पीड से गिरता। व्हाइट एक ऐसा कलर होता है जिसपे ग्रेविटेशन तेजी से काम करता है, वो स्पीडली तेजी से गिरता है, तो 1 सेकेंड से कम में गिर गया, है ना? और वो पोलर वियर के अनुसार होता है। पोलर वियर का कलर कैसा? मैंने भी पहली बार देखा, नहीं सही है, उसने एकदम सही निकाला था। और अगर मान लो एक से ज्यादा निकलता तो सिंपल सी बात है, भालू ऐसे भी ब्राउन या ब्लैक कलर का ही होता है, वही होता है कि नहीं? तो देखो क्वेश्चन भी होते बेटा दिमाग लगाने लायक, है कि नहीं? किस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करा, वहां पर देखने के लिए क्वेश्चन गलत है, ये हाई डिस्टेंस में आ गया, कहां से कलर निकलेगा? भाई निकलेगा, आप ग्रेविटेशन पे तो पहुंचो कि भाई नॉर्मल स्पीड उसका अगर होता ग्रेविटेशन का तो उस अनुसार उसको 1 सेकेंड लगना चाहिए गिरने में। 0.7 सेकेंड में गिरा, मतलब तेजी से गिरा है, और ये हमारा आएगा व्हाइट कलर का। तो ऐसा होता है। चलो, तो ये एक छोटी सी बातें लिख ली हमने, लेकिन बिना शेड्यूल के अनुसार तो काम चलेगा नहीं। चलो एक थोड़ा सा शेड्यूल भी बना के देखते हैं और काम करते हैं। बेटा एक तरफ हमारा आ जाएगा इनकम, या इसमें पहले हेडिंग लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, क्योंकि अभी तो हम लोग कंजम्पशन फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो इनकम और कंजम्पशन के अंतर्गत ही रिलेशन को देखेंगे, और तो किसी को देखेंगे ही नहीं। तो एक तरफ हमने यहां पर लिख लिया बेटा इनकम, क्या लिख लिया यहां पर? इनकम। एक तरफ यहां पर लिख लिया हमने कंजम्पशन, पहले ये दोनों लिख लो, फिर जो निकालने के लिए बोलूंगा वो निकाल के दिखाना। मान लेते हैं पहले शुरुआती इनकम हमारा कितना होगा? 0, ठीक है, और उसके बाद इनकम तो हमारा बढ़ेगा भी। हमने यहां ले लिया 200,
400, 600, 800 और 1000 हो सकता है ये नहीं? दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। तो देखो डबल डबल इनकम हो रहा है, 200, 400, 600 और 800। अब इस अनुसार जो है खर्चा भी होगा, इस अनुसार क्या होगा, कंजम्पशन भी होगा। देखो बेटवा, इनकम जब जीरो है तब भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा या नहीं होगा? इनकम जब हमारा जीरो है तब भी कुछ खर्चा होगा। हम मान के चलते हैं कि यहां पर हमारा खर्चा है बेटा 120। खर्चा कितना मान लिया हमने? 120। फिर उसके बाद यहां पर हमने मान लिया बेटा 230, फिर यहां पर हमने ले लिया 340, फिर यहां पर हमने ले लिया 450, ठीक है। फिर हमने ले लिया बेटा 560, फिर हमने ले लिया 670। हमने पहले इनकम क्या रखा? जीरो। जीरो इनकम पे कंजम्पशन कितना था? कितना? 120। फिर उसके बाद इनकम जब 200 था तो कंजम्पशन कितना था बेटा? फिर इनकम 400 है तो कंजम्पशन कितना है? अब इसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू, वह जो डेल्टा लगाए थे हटा दो, सी बाय वाई कर दो, हो गया, निकल जाएगा हमारा एपीसी। नहीं निकल जाएगा? तो ये कॉलम हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं बेटा, एपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसकी बात करेंगे हम लोग? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी नीचे मैं नोट करके इसको लिख भी देता हूं। तो बेटा एक बताओ, जब इनकम जीरो है तो एपीसी निकलेगा क्या? क्योंकि 120 बटे जीरो इनफाइनाइट, और जब तक इनकम का लेवल ना हो तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते। 230 डिवाइड में 100 कितना आ रहा बेटा? 1 पॉइंट, फिर उसके बाद 0.85, फिर 0.75, बोलो 0.7, ओके। तो मैं क्या नहीं लिखा हूं? अब देखो इसमें मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि 1 नहीं बना, 1 भी कहीं आ सकता था भाई, जितना इनकम उतना ही कंजम्पशन, पूरा का पूरा उड़ा दो, है कि नहीं? ऐसे भी लोग होते हैं, कमाएंगे बचाना नहीं है, उड़ा दो। बचा के क्या कर रखेंगे भाई? एक बता, सेविंग करके रखे, हम निपट गए, हमने उसका उपभोग क्या किया? हमारे जाने के बाद जो नहीं कमाए वो उसका उपभोग करेंगे। इसलिए जाने से पहले उड़ा के जाओ, टेंशन फ्री। हाँ मैं तो भाई अपने जीते जी अपना पिंडदान करके जाऊंगा, टेंशन ही खत्म। काहे ले टेंशन ले, दूसरे के भरोसे जीने। तो ये हमने यहां पर क्या बना लिया बेटा? एपीसी का कॉलम बना लिया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो चलो जरा इसके लिए एक लाइन लिख लो, फिर बात करते हैं हम लोग। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कैसे निकालेंगे? सी बाय, अभी यही निकाले ना, क्योंकि हमने बोला ना चेंज इन हटा दो खाली, तो एवरेज नहीं होता था। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड में क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी निकालते हैं, खाली डेल्टा हटा दिया था ना, चेंज इन हटा दो, चेंज इन लगा दिया तो मार्जिनल, और चेंज इन हटा दिया तो एवरेज। अगर इसी में चेंज इन सी डिवाइड में चेंज इन वाई होता तो एमपीसी, चेंज इन सी डिवाइड में चेंज इन वाई आता तो क्या हो जाता? एमपीसी, और चेंज इन हटा दिया तो क्या बन गया? एपीसी। तो लिख लीजिएगा बेटा, एपीसी इज
कैलकुलेटेड एट वेरियस इनकम लेवल। भाई अलग अलग लेवल पे देख रहे हैं ना कि क्या हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, तो अब दो बातें आ गई हमारे, एक हमारी इनकम की और एक हमारी कंजम्पशन की, है ना। एक हमारा क्या आ जाएगा, इनकम का, और एक हमारा क्या होगा। तो अब यहां पर दो ग्राफ एक साथ बना करके उसको कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि देख रहे हो ना, एक से ज्यादा भी है, हो सकता है एक भी होता, और एक से कम भी है या नहीं है। तो तीन बातें हो रही है ना, एक से ज्यादा, एक के बराबर और एक से कम। पहले वाले में इनकम कम है, खर्चा, उसके बाद इनकम ज्यादा और खर्चा कम। चलिए तो इसी पर ग्राफ बनाते पहले। एक्स और वाई। बेटा कंजम्पशन लाइन बनाने में कोई दिक्कत, कहां से बनेगा, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, बोलो, बना ले जाओ। किसका बन गया बेटा ये हमारा कंजम्पशन, किसका बना, पूरा नाम ही लिख देता हूं, टेंशन यहां ही नहीं। और साथ ही साथ हमारा इनकम भी होगा या नहीं होगा, इनकम लेवल जीरो भी हो सकता है, बढ़ता जाएगा या नहीं, क्योंकि देखो इनकम जीरो करा था या नहीं करा था हमने। तो ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। अब देखो यहां पर ये वाला कॉलम, शुरुआत में देखो बेटा ब्लैक लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन क्या है, नीचे। ब्लैक लाइन ऊपर और ब्लू लाइन, इसका मतलब कंजम्पशन वहां ज्यादा है और इनकम क्या है बेटा हमारा कम है, सी ग्रेटर देन। बेटा कभी मैं अगर गलती से ना इनकम बोल के आई लिख दूं तो मुझे बता देना, क्योंकि ये कभी कभी ना बोलते समय होता है कि इनकम तो आई लिख देता हूं, तो वो अगर हो तो कभी मुझे इन्फॉर्म कर देना, ऐसा नहीं कि आप भी बाद में टेप लेना, कंसेप्ट पे बदल जाएगा पूरा का पूरा। आई मतलब इन्वेस्टमेंट और वाई मतलब इनकम, तो पूरा कंसेप्ट का मीनिंग ही बदल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो शुरुआत में देख रहे हो ना ब्लैक लाइन ऊपर था, मतलब कंजम्पशन का लाइन ऊपर था, और हमारा इनकम का लाइन क्या था, कम था। तो इस केस में हमारा कंजम्पशन ज्यादा हुआ और हमारा इनकम कम हो गया, मतलब नुकसान भयो रे। और नुकसान भयो रे के कॉलम में जरा देखना 1.15 वैल्यू आया था क्या, इसका मतलब ये वाला जो सिचुएशन है, इस केस में एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, कि ऊपर की वैल्यू ज्यादा और नीचे की वैल्यू कम, सी ज्यादा और वाई कम। तो ऊपर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, एक से ज्यादा। तो इस केस में हमारा एपीसी का वैल्यू क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 1, लिख सकते हैं ना यहां। आई यहां पर देखो बेटा सब बराबर, 500 का इनकम और 500 रुपया खर्चा, मस्ती में जी रहे ना। तो इस केस में सी बराबर, तो एपीसी इज इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा बेटा, इस केस में एपीसी हमारा क्या होगा। अब देखो ब्लू लाइन जिगर के पार निकल गया, आगे बढ़ गया, तो इनकम बढ़ गई, कंजम्पशन कम। तो देखो जहां से इनकम बढ़ा है और कंजम्पशन कम है, एपीसी की वैल्यू एक से कम हुई या नहीं हुई है, इसका मतलब अब तुम कुछ बचा रहे हो, और यही गैप तो बचा रहे हो, ये गैप ही क्या हो रहा है। तो इस केस में अब क्या हो रहा है बेटा, कंजम्पशन लेस देन, तो इस केस में एपीसी लेस देन 1 होगा या नहीं होगा बेटा, बोलिए, कर सकत है। तो ये बातें ध्यान में रख लोगे। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, एपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा,
कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम। एपीसी की वैल्यू 1 तो कंजम्पशन बराबर इनकम, और अगर एपीसी की वैल्यू 1 से कम, तो अगर इसमें से कोई भी रिलेशन पूछेगा तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर लोगे? पक्की वाली बात? पर मजा फिर भी नहीं आएगा। अब जरा आते हैं फिर से उस टेबलवा के ऊपर, अभी जो बना ये सबने टेप ली, जरा आओ टेबल के ऊपर। सर आपने ऐसा क्यों बनाया था? कुछ और भी तो मान के कर लेते तो क्या दिक्कत होता? जैसे कभी कभी आप लोग भी खुराफाती कर लेते, मैंने 120 माना, अगली बार 230 माना, तो आप अगली बार माने होंगे 350 400, आपकी मर्जी है। कतई नहीं बेटा, देखो कितने का गैप है यहां पर, कितना है, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना। कांस्टेंट कंजम्पशन की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे बेटा? ये लेवल आपको सेम रखना है, इस लेवल में बदलाव नहीं होनी चाहिए। आप पहले वाले गैप में जो मानना है मान लो, उसी गैप को लास्ट तक क्या रखना पड़ेगा आपको? कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो गलत हो गया ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, टुको तो सही भाई, अभी छोड़ कहा दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन चूंकि आज हो गया है 3:15, तो समय की तो आज हमारे पास है पाबंदी। कल के दिन में तो कोई पाबंदी है नहीं, कल ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा किसी भी शर्त में, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कल इन है नहीं हो इसको कंप्लीट करना है मुझे, परसों के भरोसे रहना नहीं है, क्योंकि परसों आपको पता है ना कौन सा दिन है? फ्राइडे। अब फ्राइडे को हमको नया टॉपिक शुरू करना है, सैटरडे नहीं ना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन एनी हो इस चैप्टर की समाप्ति होगी कल, और ये मान के अपने माइंड मेकअप में ले लेना कि जितने बजे स्टार्ट होगी मिनिमम 2-2.25 घंटा का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक लहराया है कि नहीं? अभी 2 सेक्टर भी खत्म कहां हुआ है, शुरुआतें करी है अभी तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद कल 3:30 बजे। बोल। बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, थोड़ा सा और इंतजार कर, इतना वेट कर लिया तो 4-5 क्लास और इंतजार कर लिया, संडे का इंतजार कर ले, क्योंकि वहां पर मनी वाले में ना प्राइस के बारे में बताएंगे, ठीक है। और संडे को क्लास है कन्फर्म है, ये बातें ध्यान में रख लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने कल ही घर पे बता दिया है कि इस संडे मेरी क्लास है, तो कोई डिस्टर्ब ना करे हमें, कोई काम मत बता देना बेटा। वही 9:30 बजे शुरू करेंगे, और ज्यादा नहीं 5-6-7 घंटा का होगा।